फेविक्विक का जोड़ जहां लग जाए वो भला किससे टूट पाए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही चेपू किस्म की है। अरे कहानी का किरदार चेपू है भाई। तो चलिए सुनिए कैसे। देवरानी नंदनी और जेठानी सुमन दोनों आपस में बहुत ही प्यार से मिलकर रहा करती थी। लेकिन सुमन की देवरानी नंदनी बातूनी तोता थी। शुरू हो जाए तो चुप ही ना हो, और बात करने के चक्कर में वो किसी के साथ भी चेप हो जाया करती थी। आसपास के लोग तो उसे फेविक्विक पड़ोसन कहा करते थे। नंदनी की जेठानी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन नंदनी अपने घर से बाहर मार्केट जा रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन सरला उसको देख लेती है और कहती है, ओ कितने चली सोनियो सुबह सुबह थैला लेके। ओ मैं इसको क्यों आवाज लगा रही हूँ। हे भगवान, कहीं इसने मेरी आवाज ना सुन लियो। अगर इसने मेरी आवाज सुन ली होगी ना तो आज शाम से पहले पहले ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब ये मेरे पास आएगी और मेरे कान में ना रट्टू तोते के जैसे ना पूरे मोहल्ले की ना कहानियां सुनाते रहेगी कि इसका बच्चा हुआ है, फलाने की लड़ाई हो गई ठिकाने से, और फलाने की पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रम में पैक कर दिया। यही सब सुनाते रहेगी बस। हे भगवान, मुझे खुद आज 50 से ज्यादा काम है, और अगर ये मेरी बात सुन ली होगी ना तो शाम से पहले ना मुझे छोड़ने वाली नहीं है। पूरी महाभारत सुना के जाएगी। क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, घर में चली जाती हूँ। इससे पहले कि वो मुझे देखे मैं घर में भाग जाती हूँ। यहाँ पड़ोसन खिसकने वाली होती है, लेकिन प्लान जो है उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि नंदनी की तोते जैसी जबान नहीं बल्कि चील जैसी निगाह भी थी, जो बातें बनाने के लिए शिकार को खोज लेती। अब सरला अंदर जा ही रही होती है कि नंदनी उसको देख लेती है और सरला को आवाज देते हुए उससे कहती है। और बस इस सवाल के बाद सरला का काम तमाम, क्योंकि अब तो उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी थी। नंदनी हो गई शुरू, और अब सरला घंटों नंदनी से बैठकर बातें करती रही, और उसके बाद वहाँ से नंदनी चली जाती है। कुछ देर में मार्केट से सामान लेकर नंदनी वापस आती है, और नंदनी की सास मधु नंदनी से कहती है, अरे कहाँ रह गई तू? मार्केट गई थी या सब्जियाँ उगाने गई थी जो इतना समय लग गया तुझे, या फिर वहीं बैठकर सब्जियों से बातें करने लगी थी? नहीं माँ जी, वो रास्ते में ना सरला मिल गई थी और उससे बातें करने में इतना समय लग गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। एक नंबर की चिपकू हो गई है। किसी के भी साथ चिपक जाती है और बात करने लग जाती है। सिर्फ टाइम पास करना आता है तेरे को। तेरे सच्ची तेरी जिठानी है, कम से कम टाइम पे काम तो करती है। क्या माँ जी, आपको तो मेरी हर बात खराब लगती है और जेठानी जी की हर बात अच्छी लगती है। ये तो आपकी गलत बात है ना माँ जी। हाँ नहीं तो। वैसे आज इसी बारे में बात करते हैं। मैं आपको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ? क्या कमी है आखिर मुझ में? बहू तू तो वो है जो रही सही कसर भी पूरा करके छोड़े। और हाँ चल, मेरे से ज्यादा बातें करने की कोशिश मत कर, अपना काम कर ले। अपनी सास की बात मानकर नंदनी अपनी जेठानी के पास जाती है। सुमन रसोई में खाना बना रही होती है। तभी नंदनी अपनी जेठानी सुमन के पास जाकर उससे कहती है, क्या जेठानी जी, आप तो दिन भर बस काम काज में लगी रहती हो। कभी हमसे भी 2-4 बात कर लिया करो, नहीं तो पड़ोस में भी थोड़ा घूम आया करो। तो क्या देवरानी जी, आपकी तरह मुझे पड़ोसियों से चिपकने की आदत नहीं है। ये आदत बस आपकी है, जिस वजह से सब आपको मोहल्ले में फेविक्विक पड़ोसन के नाम से जानते हैं। क्या जेठानी जी, आप तो ताने मार रही हो। मैं कहाँ ज्यादा बोलती हूँ, वो तो लोग कम बोलते हैं, तो मेरी बातें थोड़ा ज्यादा लगने लगती हैं। कुछ देर में नंदनी वहाँ से चली जाती है। शाम को दूध वाला आता है। नंदनी दूध वाले के पास अपनी डोलची लेकर जाती है और उससे बातें करते हुए बोलती है, और भैया, आपके घर में सब कैसे हैं? भाभी ठीक है? और बच्चे और आप? वो सब। और गाय भैंस दूध ठीक से दे रही है ना? अच्छा वो। वैसे कितनी गाय भैंस हैं आपके पास? अरे मुझे बोलने दो, वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कितना दूध देती है वो दिन में? अब दूध वाला इस बकरी की बकबक से बचने के लिए अपने दूध का कंटेनर उठाकर अपनी साइकिल की तरफ जाने लगता है। अभी नंदनी कहती है, अरे भैया ये क्या, मैं तो आपसे बातें कर रही हूँ और आप मेरी बातों को बिना जवाब दिए ही यहाँ से जा रहे हो। बड़ी जल्दी में लग रहे हो, ऐसा भी क्या काम है? अरे मेरे से बातें तो करके जाओ और मेरे सवालों का जवाब भी देकर जाओ। एक तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप मुझे जवाब भी नहीं दे रहे हो। बस आपको यहाँ से भागने की पड़ी हुई है। अरे चुप कर जाओ, मुझे बोलने तो दो। तब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलने नहीं देती। अब मुझे नहीं बोलना है, और जब तक मैं तुमसे बात करने में समय बर्बाद करूँगा 10 घर में जाके दूध दे आऊंगा।
और पैसे कमा लूंगा। तुमसे बात करने से ना अच्छा है मैं दूध में जहर डाल के पी जाऊं। अरे कितना बोलती हो तुम। अरे सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं देती और कहती हो आप कुछ बोलते नहीं, कुछ बोल नहीं रहे। अरे कैसे बोलेगा कोई, तू चुप होगी तभी तो कोई बोलेगा। तभी वहाँ पर सुमन आती है और अपनी देवरानी से कहती है, अब वहीं खड़ी रहेंगी क्या आप, या दूध का पनीर निकालेंगी? कितनी देर से आपका इंतजार कर रही थी मैं कि अब दूध लेकर आओगी, लेकिन तुम तो यहाँ दूध वाले के साथ चिपकी हुई हो। हद होती है देवरानी जी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब तो नंदिनी को आस पड़ोस की औरतें फेविक्विक पड़ोसन कहने ही लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक रोज वो घर में बैठी बोर हो रही थी और अपने मन में सोचती है, यहाँ अकेले बैठने से अच्छा होगा मैं सामने वाली निर्मला आंटी के घर चली जाऊँ, वहीं घंटों बात करके वापस आ जाऊंगी। उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी मेरी तरफ से, उनको भी एक तरीके का अंदाजा मिलता रहेगा और मैं अपने आइडिया उनको सारे बता दूंगी। तभी नंदिनी निर्मला के यहाँ कटोरा लेकर सामान मांगने के बहाने से चली जाती है। लेकिन नंदिनी को देखकर निर्मला नंदिनी के पास जाकर उससे कहती है, अरे नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मेरे घर में चीनी खत्म हो गई थी, मैं तो बस वही लेने आई थी। क्या मैं अंदर आके बैठ सकती हूँ? अरे हाँ हाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। निर्मला रसोई में चीनी लेने जाती है और अपने मन में कहती है, अरे ये फेविक्विक सी पड़ोसन फिर आ गई हमारे घर। अब ये इतना जल्दी तो जाएगी नहीं, बस यहाँ बैठकर हमारा माथा चाटेगी और हमारा सर घुमाएगी। अरे पता नहीं सुबह सुबह हमने किसकी गंदी शक्ल देख ली थी जो ये यहाँ पे आ गई। अब ये फेविकोल की तरह यहाँ चिपकी रहेगी और हमारा दिमाग खराब करती रहेगी। कुछ देर में निर्मला चीनी लेकर आती है और नंदिनी उससे बहुत देर तक गप्पे लड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे अच्छा हुआ मधु बहन, तुम यहीं मिल गई मुझे। अरे अपनी बहू नंदिनी को बांध के रखा करो, वरना पूरे मोहल्ले को किसी दिन पागल खाने भिजवा देगी वो। अरे अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा था और वो उसे रास्ते में मिल गई और उसने उसका इतना दिमाग खाया, अब वो क्या ही इंटरव्यू के लिए जा पाएगा। अब वो बेचारा घर आकर कह रहा है, माँ भाभी सही कह रही है, अब मैं ठेला लगाऊंगा। और तुझे पता है किस चीज का ठेला लगाने वाला है वो? घुइयां का। अब बता, ये करेगा मेरा बेटा? और मैंने उसे MBA इसी दिन के लिए कराई थी क्या? अरे सच कहूँ तो तेरी बहू एक नंबर की चिप्पू है। अरे माथा चाटना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। देख बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, या तो तू अपनी बहू को बांध कर रखा कर या तू उससे खुद बातें किया कर। मैं तुझे क्या ही बताऊं, मैं खुद परेशान हो गई अपनी बहू से कि मैं क्या करूं इसका। एक इसकी जेठानी है जो इतनी समझदार है और एक ये जो पूरी नालायक है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन नंदिनी सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाती है। मार्केट में उस वक्त बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। जब वो सामान ले रही होती है तो उसके सामने एक चोर आ जाता है। लेकिन नंदिनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में जो आदमी है वो एक चोर है और नंदिनी उससे भी बातें बतियाने लगती है। चोर से बातें करते हुए से काफी समय बीत जाता है और उससे वो कहती है, अरे भैया थोड़ा जल्दी मदद करो, मेरा ये भारी बैग पकड़ो और जरा आगे ले चलो इसको। मैं तो बहुत थक गई हूँ इसे पकड़ते पकड़ते, इतना भारी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। चोर बैग को हाथ में लेकर आता है और उसको बातों में लगाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। चोर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लाकर रोक देता है और चाकू निकालकर नंदिनी को दिखाते हुए बोलता है, ए चुप, आवाज निकलनी नहीं चाहिए। गहने पैसे और ये जो फोन है ना सब मुझे दे दे, वरना चाकू देख रही है, ये चाकू तेरे अंदर भोंक दूंगा और तू मर जाएगी। फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ शांति से ना बस सब कुछ दे दे। हाँ भैया दे रही हूँ, सब दे रही हूँ, बस ये चाकू मुझसे दूर रखो। वैसे चाकू अच्छी कंपनी का है क्या? क्या इससे कटहल काट सकते हैं? वैसे कहाँ से खरीद के लाए हो? नया है या पुराना? कितने का मिला? अरे मुझे बताना। वो क्या है ना, कटहल काटने में ना बहुत दिक्कत होती है हमारे वाले चाकू से। ये वाला चाकू ना मुझे पैना सा लग रहा है, जरा मुझे पता बता दीजिए कहाँ से लेना ये। अरे भास्कर कितना बोलेगे? अरे तेरे घर का बावर्ची हो क्या? तेरी सब्जी काटता हूँ क्या मैं, जो तुम मुझसे बोले जा रही है? अरे भास्कर, क्यों चोर सब्जी नहीं काटते क्या? या आप कुछ और खाते हो? वैसे क्या क्या करते हो आप चोरी के अलावा? और माँ है आपकी और बीवी बच्चे, शादी हो गई क्या आपकी? अगर नहीं हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ना एक संस्कारी और एक अच्छी लड़की से आपकी शादी करवा दूंगी, ठीक है? आप मुझे अपना नंबर दे देना।
भूलना मत। और चोरी के अलावा आपको घर के काम आते हैं क्या? खाना आप खुद बनाते हो या फिर बाहर से खाते हो? अगर देखो बाहर से खाते हो तो नुकसान है। आप ना एक काम करो, YouTube से ना खाना बनाना सीख लो। बहुत अच्छा खाना बनता है और वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप खुद बनाओगे यूं ही चुटकियों में बन जाएगा और खाना स्वादिष्ट भी बनेगा। और जितना बल्कि आपका मन करेगा आप उतना खाओगे। बाहर से तो ये होता है ना कि अगर खरीद लिया तो पेट भी नहीं भरता और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। इससे अच्छा खुद बनाओ। और कपड़े धोना और बाकी घर के सारे काम काज आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो सीख लीजिएगा। अरे मेरे घर में कोई है या नहीं है, तुझे क्या मतलब? मैं खाना बाहर से लाऊं या घर में बनाऊं, तुझे क्या मतलब? अरे शांत हो जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। नंदनी डर से कांप रही थी, लेकिन चोर से खूब बातें करती रही। चोर उसकी बातों में उलझ जाता है और उसकी जेठानी वहाँ पर आ जाती है और बड़ी ही चालाकी से सुमन फौरन ही पुलिस को बुला लेती है। कुछ ही पलों में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। अरे मुझे जेल ले जाइए वरना यह मुझे पागल खाने भिजवा देगी। अरे कितना बोलती है। और मैडम जी इनको बांध के रखा कीजिए और वरना इनके चक्कर में ना मेरे जैसे शरीफ चोर ऊपर चले जाएंगे जल्दी। नंदनी की जेठानी सुमन पुलिस को सारी की सारी बातें बताती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और सुमन से कहती है, सुमन जी, आपके कारण हमने चोर को पकड़ लिया है। इसके पीछे हमने कितना समय बर्बाद किया लेकिन यह हाथ में नहीं आया और मौका देखते ही ये मार्केट में घुस आया। हम सब इसकी तलाश में लगे हुए थे और ये पता नहीं कहाँ था। और बहन जी, आप लापरवाह कैसे हो सकती हैं? किसी भी अनजान की गाड़ी में कैसे बैठ गई आप? अगर समय रहते हम नहीं आते तो आपकी जान चली जा सकती थी। आप बस अपनी जेठानी का धन्यवाद कीजिए, इन्होंने ही हमको बुलाया था ताकि आपको बचा सके। पुलिस चोर को वहाँ से लेकर चली जाती है और तभी नंदनी अपनी जेठानी सुमन से कहती है, शुक्र है भगवान का कि आप आ गई और आपने मुझे उस चोर के हाथों से बचा लिया। वो तो अच्छा था, मैं भी मार्केट किसी काम से आई और मैंने तुम्हें उस गाड़ी में बैठते देख लिया और तुम्हारा पीछा किया। सही वक्त पे आके देवरानी जी, आपको मैंने इस हादसे से बचा लिया तो इस हादसे से सीख लो, किसी भी अनजान आदमी से इतनी नजदीकियां नहीं बढ़ाते हैं। ये आपकी चिपकू वाली हरकत ना किसी दिन आपको ले डूबेगी। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से मैं किसी से भी कोई भी फालतू बातें नहीं करूंगी और अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं बाल बाल बची, नहीं तो आज तो मैं जान से ही जाती। आरती एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो गई, जिसकी शिकायत उसने कभी अपने माता पिता से नहीं की, बल्कि उसे अपनी किस्मत समझकर खुशी खुशी ही अपना लिया। एक दिन वो मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर आसपास की दुकानों पर जाती है, जहां हरे रंग की साड़ियां, चूड़ियां, मेहंदी और भी कई महंगे महंगे श्रृंगार के सामान मिल रहे थे, जिसे देखकर वो अपने आप से कहती है, आज तो मार्केट में अलग ही बाहर है। कितनी अच्छी चीजें हैं मार्केट में। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी चीजें खरीद लूं, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, हाथ में खोटा सिक्का भी नहीं। ये सब चीजें कहाँ से खरीदूंगी? लगता है कोई त्योहार आने वाला है। आरती इतना कहकर सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती है और हॉल में बैठी अपनी सास मीना से कहती है, माँ जी, आपको पता है आज तो मार्केट में श्रृंगार का सामान छाया हुआ था और भीड़ भी बहुत थी। सभी दुकानों पर औरतें ऐसे खड़ी थी जैसे कि सारा सामान फ्री में बट रहा हो। उन्हीं सामानों को देखने में लगी थी क्या, जो तुझे बाजार से आने में इतना समय लग गया? अब समझ आया मुझे। माँ जी, अब जब मार्केट में से आ ही रही हूँ तो आंखें बंद तो नहीं कर लूंगी। जो सामान वहाँ होगा तो वो तो देखूंगी ही ना। तो मैंने कब बोला कि तू आंखें बंद करके चल? लेकिन जब तुझे कोई सामान लेना ही नहीं है तो उसे देखकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना? लेकिन माँ जी, मार्केट में इतनी भीड़ क्यों थी? कौन सा त्योहार आने वाला है? सभी चीजें वहाँ हरी हरी क्यों थी? मेरी मूर्ख बहू, क्योंकि तीज का त्योहार आने वाला है। उसमें सभी सुहागन और हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। माँ जी, तब तो ये बहुत खुशी की बात है। यह व्रत तो मैं रखूंगी, क्योंकि शादी के बाद ससुराल में ये मेरी पहली तीज है। हाँ बहू, ये व्रत तू भी रखेगी, लेकिन कोई अच्छी और महंगी चीजों की उम्मीद मत रखियो, क्योंकि यह एक गरीब बहू की तीज होगी ना, किसी अमीर घर की बहू की तीज नहीं है जो अरमान और उम्मीद रखियो, समझी? अपनी सास की बात सुनकर आरती बहुत ही दुखी हो जाती और चुपचाप सब्जी का थैला उठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति केशव काम से घर आता है
और आरती को अकेले रसोई में काम करता हुआ देखकर उसके पास जाता है और उसे गुस्से में काम करते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ मेरी गुलाबों को? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो इन बेजान चीजों पर? देखिए, अभी आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं बेवजह आपको कुछ बोल दूंगी तो आपका मुंह बन जाएगा। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? आखिर किस बात पर इतना गुस्सा हो तुम? ये तो बता सकती हो ना। जब तक मुझे गुस्से का कारण नहीं पता चलेगा मैं उसको दूर कैसे करूँगा? अब ये गुस्सा तब तक कम नहीं होगा जब तक आप मुझे तीज का सारा सामान लाकर नहीं दे देंगे। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने आज तक कभी भी आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं कराई। आप लोगों ने जिस हाल में मुझे रखा है मैं उसी में रही। लेकिन इस बार ये मेरी पहली तीज है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरे विधि विधान से करूँ। क्या आप मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन तीज का सामान बहुत होता है, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी गरीबी का कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे मेरी तीज का सारा सामान चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगी। इस बार मैं जब से आई हूँ तब से एडजस्ट ही कर रही हूँ। आरती, तुम ये तो जानती ही हो ना कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई है। एक साथ इतना सारा सामान लाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा। मेरे बस का नहीं है भाई ये सब। कम से कम तुम तो मेरे हालातों को समझो। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से समझ रही हूँ। और कितना समझूं? क्या आप मेरे लिए एक तीज के व्रत का सामान भी इकट्ठा नहीं कर सकते जो मैं आपके लिए ही करूँगी? तो आप अब और क्या ही कर लेंगे? अपनी पत्नी को दुखी देखकर और उसकी बातें सुनकर केशव भी निराश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही थी और वो चुपचाप रसोई से बाहर चला जाता है। अगले दिन केशव काम पर जाता है, लेकिन देर रात होने पर भी घर वापस नहीं आता। आरती बहुत डर जाती है और अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी उठिए ना माँ जी, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ बहू? क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर रही है? कौन सा तूफान आ गया जो तू मुझे रात में भी सोने नहीं दे रही है? क्या हुआ? माँ जी, केशव जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज तक कभी लेट नहीं होते थे, हमेशा शाम होने से पहले ही आ जाते थे। आप कुछ करिए ना माँ जी। अरे तो उसे फोन करके पूछ ले, कहीं फंस गया होगा। लेकिन अभी तक नहीं आया। वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि मैंने कल उन्हें तीज के सामान को लेकर बहुत सुना दिया था, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ बहू? कहाँ खो गई तू? मेरी बात समझ में भी आई तुझे कि नहीं? जी माँ जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं अभी उन्हें कॉल कर लेती हूँ। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और अपने पति को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो और परेशान हो जाती है। जैसे तैसे करके रात कटती है। अगले दिन आरती अपने पति के गोदाम पर जाती, जहाँ वो लोडिंग का काम किया करता था। तभी केशव का दोस्त गोपाल आरती को वहाँ देखकर कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अच्छा हुआ भैया आप मिल गए मुझे। पहले ये बताइए कि केशव जी कहाँ हैं? कल रात से वो घर नहीं आए हैं। भाभी जी, केशव ने आपको बताया नहीं कि वो माल को बाहर पहुँचाने गया है। लेकिन भाभी जी, उसे ना वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ का इलाका बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी वर्कर ना वहाँ जाने को तैयार नहीं होता, चाहे उन्हें दुगनी तनख्वाही क्यों ना मिले। लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा कि मैं जाऊँगा और मुझे ना पैसों की जरूरत भी है, ये कह रहा था वो। गोपाल की बात सुनकर वो और परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। उसको रोता हुआ देखकर मीना उससे रोने का कारण पूछती है, जिस पर आरती उसे सब बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बहू, तूने ये सही नहीं किया। आज तक अपनी हर मेहनत पर तूने खुद ही पानी फेर दिया। आज तक तूने कभी हमें हमारी गरीबी का एहसास नहीं दिलाया, और जब दिलाया तो ऐसे कि अपने ही पति को अपने से दूर कर दिया। माँ जी माफ करिए मुझे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दीजिए। अनजाने में मैंने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, बस वो सही सलामत घर वापस आ जाए, वही बहुत है। कल तीज है, लोग कितनी भी दूर रहे, लेकिन कल के दिन सभी अपनी पत्नियों के पास आ जाते हैं, और एक तू बदकिस्मत है जिसने अपने पति को खुद ही दूर कर दिया। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें, लेकिन अब मैं क्या करूँ? बस भगवान से प्रार्थना कर कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए, बस।
मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और प्रार्थना करने लगती है। देर रात अचानक ही दरवाजे की डोर बेल बजती है और जैसे ही आरती दरवाजा खोलती है, सामने अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मेरी जान निकल गई थी आपके दोस्त की बात सुनकर। अब बस मुझे घर के अंदर आने दोगी या बाहर खड़ा करके ही सारी शिकायतें करोगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आइए चलिए ना। मैं तुम्हारी पहली तीज के लिए पैसों का इंतजाम करने गया था। अब देखना तुम्हारी पहली तीज कितनी अच्छी होती है। तुम अपनी पहली तीज हमेशा याद रखोगी। आप आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के लिए मुझे माफ करिए। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अब तुम और माँ दोनों ही देखना कि गरीब बहू की पहली तीज कितनी धूमधाम से मनाते हैं हम। केशव की बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है और अगले ही दिन केशव आरती को मार्केट लेकर जाता है और उसे उसकी पसंद की तीज का सारा सामान दिलवाता है, जिसके बाद आरती के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली तीज अपने पति के साथ बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस तरह से गरीब बहू की पहली तीज उसके लिए एक अच्छी याद बन जाती है। मंजू सुबह अपने घर में सबसे पहले उठती है और जल्दी से नहा धोकर रसोई में चली जाती थी। लेकिन एक तो वह सारे काम बहुत धीरे धीरे करती, दूसरा जब भी उसकी आँख खुल जाती उसे इतनी भूख लगती कि उसे फिर कोई रसोई के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। एक दिन सुबह के 3 बजे वो रसोई में कुछ बना रही होती है, तभी उसकी माँ ममता की आँख खुल जाती है और वो रसोई में पानी लेने के लिए जाती है। हे भगवान, तू रात के 3 बजे किचन में क्या कर रही है? तेरे पास खाना बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? 3 बज रहे हैं तो क्या हुआ माँ? अब भूख लगने पर खाना भी नहीं खा सकती हूँ क्या? और आपको तो पता ही है कि मुझे रसोई में जल्दी आने की आदत है। मेरी आँख खुल गई तो वैसे भी आ ही गई। हाँ, मुझे पता है कि तुझे जल्दी उठकर रसोई में आने की आदत है, लेकिन रात के 3 बजे उठकर आने की क्या जरूरत है? अभी 12 ही बजे तो तूने खाना खाया था। 2-3 घंटे में तुझे दोबारा भूख लग गई। माँ, भूख आपसे पूछकर तो नहीं लगेगी ना? उसको तो जब लगनी होगी तब लग जाएगी। मैंने रात में ही ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए सोचा अब खा लेती हूँ। अब रसोई में बिना नहाए धोए आना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बात तो सही है। तो फिर तू एक काम क्यों नहीं करती? कल से रसोई में ही अपना बिस्तर लगाकर यहीं पर सो जाया कर। जब भूख लगे तब उठकर खा लिया कर। माँ, आप तो रहने ही दो। आपको तो बस मुझ में हमेशा ही कमी दिखाई देती है। और लड़कियाँ की माँ सोचती हैं उनकी बेटी जल्दी उठकर रसोई में जाए, और जब मैं जल्दी उठकर रसोई में जाती हूँ तो आप मुझे सुनाती हो। अरे बेटी, रसोई में जल्दी उठकर जाने का मतलब ये नहीं कि तू रात के 3 बजे उठकर रसोई में चली जाए। हर चीज का एक समय होता है। लेकिन अब तुझसे कौन ही बहस करे। फ्रिज में से बोतल निकाल के दे दे, मैं जाऊं सोने, मुझे नींद आ रही है। ममता इतना कहकर पानी की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है और मंजू दोबारा खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सुबह मंजू का भाई धीरज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और ममता उसे नाश्ता देती है। मम्मी, आपने नाश्ता 4 बजे बना दिया क्या आज? अरे एकदम ठंडा हो रखा है। आप तो जानती हो ना, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, आज का नाश्ता तेरी लाडली बहन ने बनाए हैं, वो भी रात के 3 बजे उठकर। क्या मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बेटा। तेरी बहन को कुछ ज्यादा ही जल्दी उठकर रसोई में जाने की आदत है। भगवान ही जाने इसका आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इसकी सास ना इससे बहुत खुश रहेगी। लेकिन इसको बोल दो, जल्दी उठ के रसोई में जाती है ना तो सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाए, बाकी सबके लिए नहीं। उसके लिए तो आप हो ना। हाँ बेटा, बोल दूंगी। आज बना लिया था इसलिए कुछ नहीं बोला। वैसे भी उसे कुछ बोलो भी तो वो सुनती ही कहाँ है किसी की। सुने या ना सुने, लेकिन मुझे ना नाश्ता गर्मा गर्म चाहिए। मुझे रोज ठंडा नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अब आज तो खा ले। ऐसे आगे से खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ममता के कहने पर धीरज नाश्ता कर लेता है और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम को मंजू सोकर उठती है और रसोई में जाकर रात का खाना शाम को ही बना कर रख देती है। तभी धीरज ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैग फेंक कर आराम से बैठ जाता है।
ओ मैडम, जाके पानी लेके आओ मेरे लिए। हमेशा घर में पड़ी रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। भाई ऐसे बोलोगे तो मैं आपको पानी नहीं देने वाली। ऐसे कैसे पानी नहीं दोगी? पूरे दिन घर में ही तो पसरी रहती हो। अब बाहर से कोई आएगा तो तुम उससे पानी दे ही सकती हो ना। दे सकती हूँ लेकिन प्यार से मांगोगे तब, ऐसे घमंड से नहीं। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं, बेटी हूँ। इसी बात का तो दुख है, तुम इस घर की बेटी हो। वैसे मैं दोपहर में फोन करा था, तुमने उठाया क्यों नहीं था? मैं सो रही थी इसलिए नहीं उठाया। और काम ही क्या है तुम्हारे पास सोने के अलावा? अब जाओ, जाके काम पे लगो। पहले पानी लेके आओ, उसके बाद चाय बना देना, तब सोचूंगा तुमसे खाने में क्या बनवाना है। धीरज और मंजू की नोक झोंक उसकी माँ ममता उनसे दूर खड़ी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है। इतने बड़े हो गए हो दोनों, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और एक ये मेरी बेटी है जिसे इतनी भी अक्ल नहीं कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए। ममता इतना कहकर रसोई में जाती है और देखती है कि रात सारा खाना बना होता है। तभी वो पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और अपने बेटे को पानी देते हुए मंजू को बड़बड़ाने लगती है। एक बात बता तू, तुझे किसने कहा था रात का खाना बनाने के लिए? फिर इसने खाना बना के रख दिया। हाँ, अभी देख कर आ रही हूँ मैं। हमारे घर में इतना लेट खाना खाते हैं सब, और इसने अभी से बनाकर रख दिया रात का खाना, वो भी इतना सारा। बहन, तुझे क्या कहूँ? देवी कहूँ, माता कहूँ, क्या कहूँ? तुझे इतनी मेहनत करने के लिए किसने कह दिया? अरे थोड़ा कम मेहनत किया कर। आपकी कृपा से सुबह का नाश्ता तो ठंडा मिला था, अब डिनर भी ठंडा ही मिलेगा। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? जब आप लोगों को खाना खाना होगा तब गरम करके खा लेना। जो स्वाद तुरंत बना के खाने में है ना, वो स्वाद गरम करने पे नहीं आता है यार। माँ, इसका बनाया हुआ सारा खाना इसे ही खिलाओ। आप मेरे और अपने लिए ना जब खाना होगा ना तब बनाना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मंजू भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन ममता अपनी पड़ोसन कमला के घर पूजा में जाती है। ज्यादा देर हो गई क्या मुझे आने में? नहीं नहीं, बस पूजा शुरू हुई ही है। तू सही टाइम पर आई है। वैसे तूने अपने घर में आज पूजा क्यों रखी है? कुछ नहीं, सावन चल रहा है। मेरी बेटी फास्ट रखती है सोमवार का, तो सोचा पूजा करवा दूं। मैं तो बोल ही रही हूँ, तू भी करवा ले। हो सकता है तेरी बेटी की शादी की बात कहीं बन जाए। उपवास तो तेरी बेटी भी रखती है ना। बात तो तू सही कह रही है। एक काम करती हूँ, आज रात में अपने बेटे से बात कर तुझे फोन करके बता दूंगी। अब तू कल पंडित जी को लेकर इसी टाइम तक आ जाइयो। ठीक है, जैसा होगा मुझे बता। देर बाद ममता पूजा करके अपने घर लौट आती है और अपने बेटे धीरज के कमरे में जाती है। बेटा, मैं घर में एक पूजा करवाने की सोच रही हूँ। अगर तू कहे तो मैं करवा लूँ घर में एक छोटी सी पूजा। माँ, पूजा पाठ के लिए मुझसे क्यों पूछ रही हो? आपको जो ठीक लगे वो करो ना। बेटा, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पूजा में तू भी रहे। माँ तो जानती हो मुझे कितना काम होता है, मेरा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तब मैं क्या पूजा रखूंगी जब परिवार ही ना रहे। अच्छा ठीक है, आप अपना दिल छोटा मत करो, मैं रहूंगा पूजा में। धीरज की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कमला को फोन करके अगले दिन पंडित को लेकर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर बाद वो मंजू के कमरे में भी जाती है और उसे पूजा के बारे में सब कुछ बताती है। माँ, आपने ये बहुत अच्छा किया। मैं भी कब से सोच रही थी घर में एक पूजा रखी जाए। हाँ ठीक है, लेकिन कल कोई गड़बड़ मत करना, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कुछ टाइम बाद सभी खा पी कर सो जाते हैं ताकि पूजा के लिए देरी ना हो। लेकिन ममता फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंख नहीं खुलती। वहीं दूसरी तरफ मंजू जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से उसे नींद ही नहीं आती और वो जल्दी से उठकर रसोई में जाकर प्रसाद बना देती है। पूजा की सारी तैयारियां वो कर लेती है। तभी कमला पंडित को लेकर उसके घर आती है और ममता को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज से ममता की आंख खुलती है और वो भागते हुए नीचे आती है। अरे कमला, तू तो पंडित जी को समय से पहले ही लेकर आ गई। वैसे ही मेरी आंख नहीं खुली, मैंने अभी कोई तैयारी भी नहीं करी है पूजा की। मैं क्या करती ममता, पुजारी जी को कहीं और भी तो जाना था, इसलिए ले आई। क्योंकि अगर अभी पूजा नहीं हुई
तो फिर नहीं हो पाएगी। कमला की बात सुनकर ममता परेशान हो जाती है। तभी मंजू वहाँ आती है और पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है बताती है, जिसे सुनकर उसकी जान में जान आती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसके बाद ममता मंजू के पास जाती है। आज तेरा जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से मेरी इज्जत बच गई, वरना अगर प्रसाद तैयार नहीं होता तो पूजा अधूरी रह जाती। ममता इतना कहकर मंजू को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी मंजू को जल्दी उठकर रसोई में जाने के चलते ना ही सुनाती और ना ही कभी रोकती टोकती है।